हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान जीके में मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे दोस्तों। आगे बढ़ाते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने कुछ सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो मेवाड़ रियासत है वहाँ पे किस वंश ने शासन किया, किस क्षेत्र को हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने गुहिल तक आकर हमने वीडियो हमारी समाप्त हो गई थी, तो उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज गुहिल से। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो गुहिल से। गुहिल हमने पढ़ा था कि गुहिल जो थे गुजरात का एक शासक था, जगह पड़ती है बल्लभी नगर। बल्लभी नगर का शासक हमने पढ़ा था शिलादित्य। शिलादित्य इनके पिता का नाम था, और माता का नाम पढ़ा था हमने पुष्पावती। शिलादित्य और पुष्पावती के वंशज थे कौन? गुहिल। गुहिल में आगे देखते हैं कि गुहिल जो थे, गुहिल के बारे में यह मिलता है कि गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की स्थापना की, और ये बात है 566 ईस्वी की समथिंग। आगे हम एक सामूहिक अभिलेख पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये तिथि के बारे में वर्णन। तो गुहिल के बारे में एक जानकारी यह है कि गुहिल जो थे, पिता का नाम शिलादित्य था, माता का नाम पुष्पावती था। मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या की स्थापना की। गुफा में रहते थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? गुहिल पड़ गया। आगे देखें, देखो गुहिल के बारे में। गुहिल के बारे में एक जानकारी और है कि गुहिल के काल के 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। आगरा के निकट एक जगह है, वहां से आगरा के निकट 2000 चांदी के सिक्के मिले। चांदी के सिक्के मिले, और जिन पर लिखा हुआ क्या था? अंकित क्या था? अंकित था उन पे श्री गुहिल। श्री गुहिल लिखा हुआ था। 2000 चांदी के सिक्के। कब की बात है? थोड़ा सा ध्यान रहे कि 1869 ईस्वी में 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिन पर श्री गुहिल लिखा हुआ था। श्री गुहिल लिखा हुआ था। तो ये बड़ा शासक था, इसलिए हमने पढ़ लिया कि इसके बारे में भी सिक्के हैं। तो मेवाड़ में पहले जो हम पढ़ते हैं कि गुहिल था, गुहिल ने ही गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल के बारे में इतनी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गुहिल के बाद में जो अगले शासक बने थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, जिनके बारे में जितना इतिहास हमें पता है, क्योंकि जो काम करता है उसका नाम होता है, जो काम कुछ नहीं करेगा, कुछ नाम नहीं होगा इतिहास में, वो लुप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही कई शासक आए, कई शासकों के केवल नाम तक पढ़ते हैं, किसी के तो नाम भी नहीं पढ़ते। जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। एग्जाम दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ेंगे। मूलतः हमारा फोकस यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए। देखिए दोस्तों, गुहिल के बाद में अगला जो राजा बनता है वो बनता है भोज। गुहिल के बाद में राजा भोज। भोज के बाद में बनता है महेंद्र। महेंद्र के बाद में बनता है नागा, और नागा के बाद में बनता है शिलादित्य। नागा के बाद में बनता है शिलादित्य। शिलादित्य के बाद में आगे और पढ़ेंगे हम कि शिलादित्य के बाद में एक अपराजित बनता है। अपराजित के बाद में दोबारा एक फिर नंबर आ जाता है महेंद्र सेकंड का, महेंद्र सेकंड। और महेंद्र सेकंड के बाद में इनका पुत्र था कालभोज। तो अगला राजा बनेगा कालभोज। यहां से हम और विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां से समय मिलना स्टार्ट हो जाता है राजाओं का, कि क्या क्या राजाओं ने कुछ किया उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, गुहिल के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद भोज के बारे में कुछ नहीं है, इतनी कोई जानकारी नहीं है। महेंद्र, ये महेंद्र फर्स्ट है, वो महेंद्र सेकंड है। नागा के बाद में शिलादित्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, जिसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या क्या जानकारी है शिलादित्य के बारे में, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, शिलादित्य के काल का एक अभिलेख मिला, सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख कब का है? 646 ईस्वी का। और सामोली कहां पड़ता है? उदयपुर में। सामोली अभिलेख उदयपुर का है, 646 ईस्वी में है। इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता इसको किसने खोजा था? G.H. ओझा।
अपने राजस्थान के इतिहासकार हैं GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने इसको क्या किया, खोज की इसकी। तो खोजकर्ता हो जाएंगे इसके GH ओझा। सामोली अभिलेख के बारे में क्या है, सामोली अभिलेख ये कहता है कि ये इस समय यानी 646 ईस्वी में, इस समय मेवाड़ क्षेत्र पर शिलादित्य नाम का राजा था। शिलादित्य नाम का राजा था, यानी कि 646 ईस्वी में शासन कौन कर रहा था, शिलादित्य शासन कर रहा था। तो एक बात तो यह कि 646 ईस्वी में शासन कौन कर रहा था दोस्तों, शिलादित्य, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शिलादित्य जो है, शिलादित्य गोहिल का 5वां वंशज था, गोहिल का 5वां वंशज था। गोहिल का 5वां वंशज शिलादित्य था और इसी से दोस्तों इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं गोहिल ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की होगी। क्योंकि हम बात करें 646 ईस्वी की, 646 ईस्वी में पढ़ते हैं हम शिलादित्य, और इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि लगभग एक शासक ने 20-20 साल शासन किया होगा। तो ये जो कालक्रम है ये कितना आ जाता है दोस्तों, 546। तो 20-20 माइनस करके ये कालक्रम निकाला, तो ये गोहिल का आ जाता है कि गोहिल ने इन शासन काल में क्या किया बताओ, शासन किया। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये किसका आ जाएगा बताओ, शिलादित्य। तो 20-20 वर्ष का शासनकाल है और अगला 20 वर्ष का शासनकाल शिलादित्य का हो जाएगा। ये कुछ प्रमुख बातें थी शिलादित्य से संबंधित, जिसमें शिलादित्य ये कहता है कि ये जो सामोली अभिलेख है ये 646 ईस्वी का है, उदयपुर का, खोजकर्ता इसके GH ओझा है, मेवाड़ क्षेत्र पर शिलादित्य नाम का राजा था। सामोली अभिलेख कहता है 646 ईस्वी के समय, और शिलादित्य गोहिल वंश का गोहिल का 5वां वंशज था, 5वां वंशज, गोहिल का 5वां वंशज था शिलादित्य। एक जानकारी और मिलती है इसमें अगर हम देखें तो, एक महाजन समुदाय था, महाजन समुदाय यानी मैं कहूं तो एक तरह से बनिया कम्युनिटी जो थी, उनका महाजन समुदाय का एक मुखिया था, महाजन समुदाय का मुखिया जिसको जैनतक कहते थे, जैनतक ने यहां एक मंदिर बनवाया, अरण्य बासिनी माता का मंदिर, अरण्यवासिनी माता का मंदिर बनवाया, जिसको हम जाबर माता भी बोलते हैं, जाबर माता मंदिर, अरण्यवासिनी माता मंदिर या जाबर माता का मंदिर बनवाया। दोस्तों कहां पर है ये, उदयपुर में। तो जाबर माता का मंदिर बनवाने वाला कौन, अपना गोहिल ने जाबर माता का मंदिर बनवाया, अरण्यवासिनी माता का मंदिर बनवाया। तो एक मंदिर भी ध्यान रखना, किसने बनवाया, जैनतक ने बनवाया, और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, सामोली अभिलेख से मिलती है। पहला प्रमाण है कि गोहिल के बारे में कालक्रम को निर्धारित करता है। तो गोहिल वंश के कालक्रम को निर्धारित करने वाला अभिलेख कौन सा है, सामोली अभिलेख। गोहिल वंश के कालक्रम को निर्धारित करता है, गोहिल वंश के कालक्रम को निर्धारित करता है, गोहिल वंश के कालक्रम को निर्धारित करता है कौन सा अभिलेख दोस्तों, सामोली अभिलेख। तो ये कुछ जानकारियां थी किसके बारे में बताओ, ये मैं कहूं शिलादित्य के बारे में। गोहिल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, भोज, महेंद्र, नागा और शिलादित्य। आगे बढ़ते हैं, देखो ये शिलादित्य के बारे में सामोली अभिलेख थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में अपराजित और अपराजित के बाद में महेंद्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी यह है कि इनकी हत्या भीलों ने की और इनके पुत्र का नाम था कालभोज की भी हत्या करना चाहते थे, लेकिन कालभोज यहां से निकल जाता है, सेनापति इनको ले जाते हैं बाहर और जंगलों में एक ऋषि के वहां रहने लग जाता है, जंगल में ऋषि के पास। तो आगे पढ़ेंगे हम कालभोज के बारे में आगे। तो ये जो कुछ सामान्य जानकारी थी मेवाड़ इतिहास से संबंधित, उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो पिछली क्लास से आगे आज हमने कंटिन्यू किया और इसमें हमने मेवाड़ रियासत के बारे में कुछ प्रमुख बातें देखी कि मेवाड़ में गोहिल राजा जो था वो किस तरह से गोहिल शासक बना, गोहिल अपने क्षेत्र में आया मेवाड़ में और मेव जाति जो रहा करती थी उसको पराजित किया और वहां पे 566 ईस्वी के समथिंग
गोहिल वंश की स्थापना कर दी। माता पिता का नाम ये था, गुफा में लालन पालन हुआ इसका, इसलिए नाम गोहिल पड़ गया। गोहिल के 1869 ईस्वी के आसपास आगरा के निकट 2000 चांदी के सिक्के मिले जिन पर श्री गोहिल अंकित है। गोहिल के बाद में भोज महेंद्र नागा शिलादित्य नाम के शासक बने, जिसमें शिलादित्य के काल का एक अभिलेख है, सामूलिक अभिलेख, जो गोहिल वंश के कालक्रम को निर्धारित करता है। 646 ईस्वी का है, उदयपुर से प्राप्त हुआ था, जीएच ओझा को प्राप्त हुआ था। मेवाड़ क्षेत्र पर शिलादित्य नाम का राजा था। इसमें लिखा हुआ है कि 646 ईस्वी में यहाँ पे गोहिल कौन था, मेवाड़ क्षेत्र पर शिलादित्य। शिलादित्य जो है वो गोहिल वंश का, गोहिल का 5वां वंशज माना जाता है। और इसके में ये भी लिखा हुआ है कि महाजन समुदाय जो था, बनिया समुदाय जो था का मुखिया जैनतक था, जिसने अर्णयवासिनी माता का मंदिर बनवाया जो उदयपुर में स्थित है। तो ये प्रमुख बातें थी। किससे संबंधित बताओ दोस्तों, शिलादित्य से संबंधित। और महेंद्र के बारे में एक दो जानकारी कि इनकी हत्या भीलों ने की और इनके पुत्र का नाम कालभोज था। कालभोज के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले समय में आपकी सीईटी एग्जाम, राजस्थान पुलिस एग्जाम और भी कई ऐसी भर्तियां हैं जूनियर अकाउंटेंट, जिनमें राजस्थान जीके का रोल बड़ा रहने वाला है। राजस्थान जीके का रोल बड़ा रहने वाला है। तो उन सब में आपको फायदेमंद रहने वाली है, उन सब में आपको बेनिफिट देने वाली है राजस्थान जीके। लगातार वीडियो आ रही हैं, आप जुड़ते रहें और लगातार अपनी वीडियो पर बने रहें। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला बिंदु, अगला जो शासक है उसके बारे में देखें। तो अगला शासक है दोस्तों गोहिल, वो कालभोज। कालभोज या इसी का एक नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल, बप्पा रावल के बारे में पढ़ते हैं। तो बप्पा रावल के बारे में तो आपको कालक्रम में मिल जाता है 734 से 53। अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि बप्पा रावल नहीं, इसका नाम तो कुछ और था। बप्पा रावल का क्या नाम था दोस्तों? बप्पा रावल का नाम था कालभोज। बप्पा रावल का नाम क्या था? कालभोज। आगे देखें दोस्तों कि बप्पा रावल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हमने अभी देखी थी कि बप्पा रावल का पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था महेंद्र। पिता का नाम था महेंद्र। बप्पा रावल जब पिता की हत्या हो गई थी तो यहां से भागकर कहां आ गए थे? जंगल सेनापति के साथ, और वहीं पर हारित ऋषि के आश्रम में रहते थे। मैं थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा आपको जीवांत बता दूं कि बप्पा रावल जो थे, बप्पा रावल वहां से आते हैं और हारित ऋषि के आश्रम में आकर वहीं पे रहने लग जाते हैं। हारित ऋषि की गाय चराते हैं, धीरे धीरे जीवन यापन करते हैं, हारित ऋषि की सेवा करने लगे रहते हैं लगातार। अब जब समय गुजरता गया, हारित ऋषि अपने अंतिम समय में पहुंचे, तो उधर बप्पा रावल क्या है कि थोड़ा कालभोज जो है, यानी मैं कहूँ कालभोज प्रिय शिष्य रहा करता था। और प्रिय शिष्य रहने के कारण जब हारित ऋषि अपने अंतिम समय में थे तो इनसे कहा कि मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, तू मांग, क्या मांगना चाहता है? बप्पा रावल कहता है कि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो रोटी पानी का जुगाड़ अच्छे से हो जाए, दाना पानी का जुगाड़ अच्छे से हो जाए, और क्या चाहिए। और उस समय दाना पानी का जुगाड़ करने का मतलब था कि राजा बनना, मतलब ये कहने का इनडायरेक्ट रूप से ये था मतलब कि मुझे तो राजा बना दो किसी क्षेत्र का, अगर मैं राजा बन गया तो फिर मेरा जुगाड़ अच्छा हो जाएगा। अब राजा बनना इतना संभव नहीं था हारित ऋषि ने, लेकिन प्रिय शिष्य था तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि मैं करता हूं जितना मेरे से होता है। हारित ऋषि उस समय अपनी एक देवी थी राठासन देवी, जिसकी पूजा किया करते थे, और राठासन देवी से कहा कि राठासन देवी, मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा सुशिष्य है, ये राजा बने। राठासन देवी ने कहा कि तूने तो बहुत बड़ा मांग लिया, इसके लिए तो तुझे मेरे से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तुझे महादेव से परमिशन लेनी पड़ेगी, महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी। हारित ऋषि ने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव के आशीर्वाद से बप्पा रावल को, कालभोज को एक नया राज्य दिलवाया। तो आगे हम पढ़ते हैं। इसमें देखो कुछ बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु, उनके बारे में चर्चा करें। तो बचपन में कहाँ रहते थे बताओ? हारित ऋषि के आश्रम में। बचपन में हारित ऋषि के आश्रम में रहते थे, आश्रम में रहते थे, तथा
गाय चराते थे। हरित ऋषि की क्या चराते थे? गाय। गाय चराने का काम था बप्पा रावल का, गाय चराया करते थे और हरित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त था इनको। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित किया। चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित किया। 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर देता है। नागदा वाले क्षेत्र में ये रहा करता था। नागदा वाले क्षेत्र में, नागदा के आसपास, यानी मैं कहूं उदयपुर वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे रहा करता था। और पास में ही एक रियासत होती थी चित्तौड़, और चित्तौड़ का उस समय शासक था मान मौर्य। चित्तौड़ का शासक था मान मौर्य, और मान मौर्य को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ऐसे पराजित कर देता है और यहाँ पर अधिकार कर देता है। लेकिन अधिकार कर लिया, लेकिन अपनी जो कैपिटल थी, राजधानी जो थी, वो नागदा ही रहने दी, यानी इस पर नहीं गया। ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। तो नागदा में ही रहता था और नागदा में ही अपना अंतिम समय बिताया। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये बप्पा रावल जो है नए राज्य की क्या कर लेता है? प्राप्ति कर लेता है। मैं बप्पा रावल के बारे में बताऊं तो बप्पा रावल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल कालभोज की एक उपाधि थी, और इसको मानने वाले हैं जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा ये कहते हैं कि कालभोज और बप्पा रावल एक ही व्यक्ति है। कालभोज और बप्पा रावल एक ही व्यक्ति है। जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि एक प्रशस्ति है, नोट लगा के उसका ध्यान रखना, रनकपुर प्रशस्ति। रनकपुर प्रशस्ति, और रनकपुर प्रशस्ति ये कहती है कि बप्पा रावल व कालभोज अलग अलग व्यक्ति हैं। अलग अलग व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति नहीं माना है। बप्पा रावल और कालभोज व्यक्ति ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है। बप्पा रावल और कालभोज जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग हैं, ये मानने वाली प्रशस्ति है रनकपुर प्रशस्ति। जबकि जी.एच. ओझा ये कहता है कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति है। बप्पा रावल और कालभोज वो एक ही व्यक्ति है। कालभोज की ही उपाधि क्या थी? बप्पा रावल। बप्पा रावल इसलिए कहते थे क्योंकि राजकुल से था, और राजकुल के कारण लोगों को रावल कह दिया जाता था। बप्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा है, बाप के समान होता है, पूरी प्रजा का लालन पालन करने वाला, रक्षण करने वाला, इसलिए इसको बाप के समान तुल्य माना जाता है। इसलिए बप्पा और रावल राजकुल के कारण कहने लगे, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? बप्पा रावल पड़ गया। तो ये बप्पा रावल के बारे में था। आगे अब इसके कुछ मैं सैनिक अभियान देख लूं कि बप्पा रावल ने क्या क्या किया, जिसमें हमने एक तो पढ़ लिया था कि मान मौर्य को पराजित किया था। और कुछ प्रमुख बातें देखें कि एक गजनी का शासक था सलीम। गजनी का शासक था सलीम को पराजित किया और गजनी से भी उधर ईरान की तरफ धकेल दिया, ऐसा कहते हैं। और जब ये उधर गया था तो एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, रावलपिंडी। तो पहले यहाँ पे कोई नहीं था, एक वीरान क्षेत्र था। यहां जाके अपना एक डेरा जमाया, और डेरा जमाया तो आते जाते लोग कहने लगे कि ये कौन रह रहा है। पूछते थे कौन है, तो कहने लगे कि ये तो रावल जी का पिंड है। उधर पंजाब साइड में पिंड, पंजाब गांव को बोल दिया जाता है, पिंड यानी गांव। तो ये किसका गांव है भाई? ये किसका गांव है, यानी किसका पिंड है? और रावल का पिंड है ये, तो रावल रहते हैं या तो रावल का गांव है। तो धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया? रावलपिंडी पड़ गया। तो बाद में उसी को क्षेत्र को रावलपिंडी कहने लगे। तो ये पाकिस्तान का वर्तमान में शहर रावलपिंडी। एक और पढ़ते हैं हम कि 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया, उसके बाद धीरे धीरे ये अपने राजपुताना की ओर, भारत की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में पहली बार भारत में जो मुस्लिम सत्ता आई वो 1192 में आई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी यहां पर आता है। लेकिन 712 से लेकर और 1192 तक जो कालक्रम है, जो 480 साल है, क्या इन 480 सालों में कभी भी इन्होंने आक्रमण नहीं किए? मुस्लिमों ने आक्रमण नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं है। हर साल, हर महीने न जाने कितने आक्रमण राजस्थान की सीमा पर, भारत की सीमा पर होते हैं।
जिसका जवाब लगातार हमारे बप्पा रावल जैसे शासकों ने दिया, लगातार जवाब दिया। लेकिन कुछ विश्वासघातकियों की वजह से 1192 में मोहम्मद गोरी जीत जाता है तरानी का युद्ध, और उसके बाद मुस्लिम सत्ता कायम हो जाती है। तो हम यहाँ बप्पा रावल पढ़ रहे हैं, और बप्पा रावल में यह है कि बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। तो मोहम्मद बिन कासिम पराजित हुआ, बप्पा रावल से पराजित हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। सलीम ने को पराजित किया, उधर भगा दिया, रावलपिंडी शहर बसाया। ये सब किसकी बातें हैं बताओ? बप्पा रावल से संबंधित है। मैं निर्माण कार्य की बात करूं तो निर्माण कार्य में इसका जो प्रमुख निर्माण कार्य है वो है एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि बप्पा रावल गाय चराया करते थे, और गाय चराते थे तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो गाय चराने जा रहे हैं, गायों के झुंड में से एक गाय निकलती है और एक स्थान पे चली जाती है, और स्थान पे जाके खड़ी हो जाती है, और वहां उसका दूध अपने आप स्रावित होने लगता है, निकलने लगता है। ये दृश्य उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और जाके हरित ऋषि से कहता है कि बाबा ये क्या हो रहा है, गुरुजी ये क्या हो रहा है। वहां जाके देखा गुरुजी ने, तो गुरुजी ने उस स्थान की खुदाई करवाई, और खुदाई में एक शिवलिंग निकला, और जिसको बाद में स्थापित कर दिया गया और नाम रख दिया गया एकलिंग जी। तो एकलिंग जी की जो लकुली संप्रदाय का ये प्रमुख मंदिर है, हम संत संप्रदाय में आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। एकलिंग जी का मंदिर बनवाता कौन है बताओ? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। न केवल मंदिर बनवाया, अपितु मेवाड़ के शासक तो एकलिंग जी को राजा मानते हैं, यानी शासक कौन? एकलिंग जी, और स्वयं को उनका क्या मानते हैं? दीवान। स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। अर्थात कोई पूछे कि राजा कौन है, तो भैया राजा तो एकलिंग जी हैं, हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनके दीवान हैं, हम तो राज चला रहे हैं। ऐसा इनका मानना था गोहिल शासकों का। तो बप्पा रावल का भी यही मानना था कि राजा तो एकलिंग जी है, हम तो उनके क्या हैं? दीवान हैं। तो एकलिंग जी के नाम, एकलिंग जी को शासक मानकर स्वयं उनके दीवान के पद पर रहते हुए शासन करते थे गोहिल शासक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इनके सामने एक बड़ी जो चुनौती आ रही थी वो आ रही थी टैक्स की, क्योंकि एक राजा बन गया तो राजा को अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो राज्य कैसे संचालित होगा? टैक्स अति आवश्यक था। टैक्स वगैरह क्या कर सकते हैं बताओ? टैक्स नहीं है तो कुछ नहीं है। तो टैक्स के लिए ऐसा क्या किया जाए कि टैक्स मिले? अब जैसा कि ऐसा है कि आप लोगों में से कोई एक कुछ शक्ति बटोर कर एक उच्च पद पर चला जाए और आपसे कहे कि आप पे हुक्म चलाए, तो क्या आप मानोगे? कोई नहीं मानेगा। आप में से कोई व्यक्ति अच्छे पद पे चला जाता है और आप पे हुक्म चलाता है तो कबूल नहीं होता, स्वीकार नहीं होता। ऐसा ही हुआ बप्पा रावल के साथियों में। बप्पा रावल अधिक शक्ति पाकर राजा बन गया वहां पे, और फिर बप्पा रावल ये कहता है कि मैं तुमसे टैक्स लूंगा। तो टैक्स कौन देगा? कोई नहीं। तो टैक्स देने की किसी ने हामी नहीं भरी। बप्पा रावल के सामने चुनौती थी। तो बप्पा रावल को हरित ऋषि ने कहा कि तू ऐसा कर, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर, तेरी समस्या का ये भी समाधान हो जाएगा। बप्पा रावल जाता है एक दिन प्रजा के सामने और प्रजा से कहता है कि आज मेरे सपने में महादेव जी आए, आज मेरे सपने में महादेव जी आए, और महादेव जी कहने लगे कि बेटा कैसा चल रहा है तेरा राजपाट, मैंने तुझे राज्य दिया वो कैसा चल रहा है? उसने कहा कि राज तो ठीक चल रहा है साहब, पर टैक्स वगैरह नहीं आ रहा। महादेव जी कहते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को संभाल रहा हूं, तू एक क्षेत्र को नहीं संभाल सकता, मैंने तुझे यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया है, तू कम से कम इसकी तो देखभाल कर सकता है। उसने फिर महादेव कहता है क्या समस्या आ रही तुझे? वहां समस्या साहब ये आ रही है कि लोग बाग टैक्स नहीं दे रहे। उसने कहा टैक्स नहीं दे रहे तो तू इस बात की चिंता मत कर, तो उनसे जाके बोल दे कि महादेव का आदेश है, मुझे टैक्स देना होगा, अगर कोई नहीं देता है तो महादेव खुद जाने। फिर बप्पा रावल ने यही किया, प्रजा से कह दिया या तो टैक्स दे दो, नहीं या तुम जानो और महादेव जाने। अब ऐसी आम आदमी में किसकी हिम्मत हो कि महादेव से सीधा पंगा ले ले? तो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग बदलते गए, और ये जो चीज है टैक्स वाली चीज, ये लोगों के मन में ऐसी आ गई कि ये तो परंपरा ही है, भाई राजा को टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई नियम वगैरह नहीं था ऐसा। ये इस तरह से धीरे धीरे प्रचलन में आ गया, पुराने नियमों को भूल गए और लोग धीरे धीरे क्या देने लग गए बताओ? टैक्स देने लगे। तो फिर राजा ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि आएंगे हमारे कौन कौन से टैक्स थे जो धीरे धीरे आने वाले हैं। ये टैक्स, तो इस तरह से बप्पा रावल को टैक्स भी मिलने लग गया, राजा भी बन गया, चित्तौड़ के शासक को पराजित कर दिया, एकलिंग जी का मंदिर भी बनवा दिया, और एकलिंग जी को क्या मानते हैं? अपना शासक मानते हैं, स्वयं उनके क्या है? दीवान। अच्छा, बप्पा रावल की मैं एक दो उपाधियां बताऊं, टाइटल बताऊं इनके। उपाधि, बप्पा रावल ने एक उपाधि धारण की थी, चकवे।
चकवे, चारों दिशाओं को जीतने वाला। चकवे मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला। दूसरी उपाधि की मैं बात करूं तो राजगुरु। बप्पा रावल को ही क्या कहते हैं दोस्तों? राजगुरु। एक तो चकवे, चकवे यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला, और राजगुरु। तीसरी उपाधि की मैं बात करूं तो हिंदू सूर्य, हिंदुओं का सूर्य, यानी मुसलमान शासकों से हिंदुओं की रक्षा की थी, इसलिए इनको क्या कहा गया? हिंदू सूर्य कहा गया। तो हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे, ये तीनों ही उपाधियां किसकी हैं बताओ? बप्पा रावल की हैं। तो ये बप्पा रावल की 3 प्रमुख उपाधियां हैं। अगला देखिए, बप्पा रावल ने राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए और जिन पर सूर्य की आकृति अंकित, सूर्य की आकृति। तो मेवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए और जिन पर किसकी आकृति अंकित है बताओ दोस्तों? सूर्य की आकृति अंकित है। तो एक बार दोबारा से एक बार पूरा देख लेते हैं बप्पा रावल के बारे में दोस्तों, कि बप्पा रावल के बारे में क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं। बप्पा रावल ने 734 से लेकर 753 ईस्वी तक शासन किया था, जिसमें उनका मूल नाम था कालभोज और उनके पिता का नाम था महेंद्र सेकंड। बप्पा रावल के बारे में जी.एच. ओझा ये कहता है कि कालभोज और बप्पा रावल एक ही व्यक्ति हैं। बचपन में हरित ऋषि के आश्रम में रहते थे और उनकी गाय चराया करते थे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि बप्पा हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही उन्होंने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित किया और अपना शासन स्थापित किया। टैक्स में समस्या आ रही थी तो महादेव वाली बात कहानी सुनाई उनको और उस तरह से उन्होंने टैक्स भी हासिल कर लिया। गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन बप्पा रावल इनको पराजित कर देता है। पहली बार मुस्लिम जो शासन स्थापित हुआ था 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी आता है। रावलपिंडी के नाम से शहर बप्पा रावल ने बसाया, जो पिंड गांव पंजाब के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। मान मौर्य को पराजित किया, नागदा को अपनी क्षेत्रीय राजधानी बनाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी के मंदिर, और रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन? बप्पा रावल। सूर्य की आकृति अंकित थी इन पर और इनकी उपाधियां हैं चकवे, राजगुरु और हिंदू सूर्य। ये इनकी क्या है बताओ दोस्तों? उपाधियां हैं। अंतिम समय आया और अंतिम समय में इनकी छतरी जो है नागदा में बनी हुई है। तो बप्पा रावल की छतरी, बप्पा रावल की छतरी 753 ईस्वी तक राजकार्य संभालते हैं। बाद में राजकार्य से इनका मोह उठ गया और ये राजकार्य त्याग देते हैं और लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? नागदा में इनकी छतरी बनी हुई है। तो ये था बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के बारे में आज हमने पढ़ा दोस्तों कि मेवाड़ का जो प्रतापी शासक वो कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल इतना प्रतापी था कि वास्तविक जो संस्थापक है गोहिलों का, वो बप्पा रावल को ही कह दिया जाता है, गोहिलों का वास्तविक संस्थापक। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पहला जो प्रतापी शासक था गोहिलों का वो बप्पा रावल था, तभी तो इसको संस्थापक बोल दिया जाता है। गोहिल में हमने पढ़ा था कि कोई इतना ज्यादा विस्तार नहीं था, जबकि बप्पा रावल के बारे में इतना ज्यादा विस्तार है। इसके बारे में समय काल क्रम भी मिलता है। जी.एच. ओझा इनके बारे में कई सारी टिप्पणियां करते हैं, कई सारे इसके बारे में लेख लिखे हैं जी.एच. ओझा ने। तो ये हमारी आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ते हैं बप्पा रावल के बारे में। इससे आगे हम जो आने वाले शासक हैं प्रमुख उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट शंका मन में है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो और अपने जो मन की शंका है उसका समाधान पा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।